हाय फ्रेंड्स। जैसा कि पॉलिटी की क्लास आज भी है और इसके पहले आपने देखा होगा कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब होती है तो स्पेशली ये बता दिया गया, फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। स्थापना होती है, ठीक। अब इसको ये बताया गया, इस जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, और कलकत्ता में कहां होती है? फोर्ट किला में। क्लियर। अब सवाल ये है कि फोर्ट किला में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कर दी जाती है, यहां पर एक बताया गया कि जज भी होने चाहिए, तो यहां जज का भी नियुक्ति की गई। तो वह उनका नाम था सर एलिजा, कहीं कहीं इम पे लिखा रहता है, कहीं कहीं एम पे लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं हो। जैसा कि अब इनके साथ साथ 3 जज और चयनित किए गए। 3 जज और चयनित किए गए। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जब 3 जज और चयनित कर लिए गए, क्योंकि भाई डायरेक्ट सीधा ब्रिटेन से आए हुए थे, और ब्रिटेन के राजा द्वारा जब नियुक्ति इनको मिल जाती है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन के जाइए, और जज बन के जब चले आए, इनको यह भी कह दिया गया कि कलकत्ता तो है ही है, कलकत्ता ये मेन मुख्य रूप है या मुख्य न्यायालय है, लेकिन कलकत्ता के अंतर्गत इधर आपको जब मैप देखेंगे तो बिहार और उड़ीसा, क्योंकि ये दीवानी के रूप में ये भी थी और ये भी दीवानी थी। अब फ्रेंड्स सोचिए कि दीवानी जब बन गई तो ये भी कह दिया गया कि इसके अंतर्गत आने वाले एरियाज और इसके अंतर्गत आने वाले एरियाज ये कलकत्ता के अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर। और दूसरी बात क्या कहेगी कि यहां पर जो जज बनाए गए हैं, जजों की ये बात कह दी गई कि ठीक है, आप न्यायिक सेवा और सिविल सेवा को विशेष रूप से आप इसे अच्छे से निर्वहन करेंगे, लेकिन यहां पर यह बताए कि हिंदुओं के यानी जो भारत में हिंदू हैं, उनके रीत रिवाज और प्रथा में का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कह दिया गया। ठीक,
तो उसी दौरान 1781 में ये आ गया और ये भी बात कही गई, ठीक है यहां पर जो सदस्य हैं, जो भी सदस्य हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय कलकत्ता में गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग आ चुका था। वारेन हेस्टिंग आ चुका था। वारेन हेस्टिंग है। अब ये सोचिए कि अगर वारेन हेस्टिंग है तो भाई उसकी देखरेख करने के लिए, क्योंकि बिहार भी देखना है, उड़ीसा भी देखना है, तो मैंने कल बताया था कि 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे, सबका नाम भी बताया गया पिछले क्लास में। अब 4 सदस्यों को नियुक्त करने के साथ साथ यह भी बताया गया, देखिए क्योंकि इसके पहले जो मेरी कंपनी घोटाले में गई या घाटे में गई, केवल कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ है। क्योंकि भैया जानते हैं ना, जब कंपनी आई थी तो बिचुआ में जब उनको आमदनी वेतन नहीं मिलता था तो क्या करते थे, अपना जीविका अर्जन चलाने के लिए उसी में से घपला गोल करते थे। बात पकड़ में आ गई। तो इसीलिए ये जब 4 सदस्य को नियुक्ति किया गया, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी बता दिया गया कि भैया देखिए वहां पर अन्याय नहीं करिएगा, मतलब कि घपला घोल नहीं करिएगा, भ्रष्टाचार मत करिएगा। रही बात वेतन की, तो वेतन हम आपका बढ़ा देंगे, लेकिन यह भी नहीं निर्धारित किया गया कि कितना हम वेतन देंगे, ये निर्धारित नहीं किया गया। क्लियर? खाली इतना कह दिया गया कि हम वेतन बढ़ा देंगे। अब बताइए, अब जनता ये सोच रही, कर्मचारी उनके कर्मचारी ये सोच रहे हैं पता नहीं कितना वेतन बढ़ाएंगे, अभी तो फिक्स किए नहीं। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात ये हो गई कि अगर वेतन बढ़ाने की बात किए तो कितना बढ़ाएंगे कितना नहीं बढ़ाएंगे, ये क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार अभी भी होगा। क्लियर? अगर या तो कंफर्म कर दिए होते, और अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर एक बार न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, सब के सब क्या होंगे, चेंज किए जाएंगे, इसमें सुधार करने की बात जरूर आएगी। क्लियर? अब आप सोचिए, और यह भी कहा गया कि आपका वेतन हम बढ़ा देंगे लेकिन भ्रष्टाचार मत करिएगा। लेकिन एक चीज और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करके किसी बहाने से कमा रहा है, अगर उस पर रोक लगा दिया गया, तो कभी कभी ऐसे होते हैं ना, चल ठीक है आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, हम आपको गिफ्ट भी दे देंगे। ये तो होता है, अच्छी कंपनियों में ये होता है भाई, इन्होंने बहुत बढ़िया वर्क किया है और गिफ्ट भी मिलता है, ये तो होता है। तो सेम कंडीशन यहां पर यह भी मनाही की गई कि देखिए गिफ्ट नहीं लेना है, प्रतिबंध, गिफ्टों पे प्रतिबंध है, और भ्रष्टाचार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, भ्रष्टाचार पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्या कहा गया कि वेतन हम बढ़ा देंगे, हम बढ़ा देंगे, इस पे जो है यही बात कही गई, लेकिन कितना वेतन बढ़ा देंगे ये बात नहीं कही गई। क्लियर? इसका मतलब कि अगर कंफर्म नहीं है तो भ्रष्टाचार होना है, और भ्रष्टाचार होना है तो नियम कानून कायदा फिर बदलेगा श्योर। क्लियर? तो अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो 1781 में, चलिए अब भैया याद रखिए 1781 ईस्वी में अब क्या होगा, अब भाई न्यायिक प्रक्रिया या न्याय जो आपने सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया है, जजों के लिए जो कार्यकाल है, क्रियाकलाप है, यानी उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या करना है, ये सजेशन देने के लिए, सही सेटलमेंट करने के लिए 1781 आता है कि जजों को करना क्या है। हम तो जज वहां बना दिए, 3 अन्य जज हो गए, एक मुख्य जज हो गए, उसको सुधार भी तो होना चाहिए भाई, उसको पहले सजेशन दे दें। ब्रिटेन बहुत चालाक है। ठीक, 1781 का जो मैटर है
उसे बोला गया द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्लियर? एकदम व्यवस्थीकरण करने के लिए यह 1781 का एक्ट आ गया, क्योंकि इसके पहले भी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता दिया कि अगर वह वेतन निर्धारित किए होते या अपने कर्मचारियों को अच्छी मोटी रकम दिए होते या व्यापार करने के लिए मना ही न किए होते तो भ्रष्टाचार शायद खत्म हो जाता होता। तो फ्रेंड्स आइए, द सेटल एक्ट सेटलमेंट जो आया वह केवल जजों के लिए आया, कि जज जो बैठाए गए उनके लिए स्पेशल आया। तो फ्रेंड्स चलते आगे बढ़ते हैं। जजों से कहा गया, यानी कि कहा गया कि देखिए आप सब केवल क्या बोलते हैं, नागरिक और न्यायिक पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां बाधित किया गया है। लेकिन कहते नहीं, अगर मगर तगर झगर लेकिन अगर आ जाए तो समझ लेना कि सबसे ज्यादा कुछ न कुछ कमी जरूर है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि फलाने बहुत खूबसूरत है, लेकिन आ जाए तो इसका मतलब कोई न कोई कमी है। तो सेम कंडीशन यहां पर नागरिक और न्यायिक पर ध्यान देने के लिए कह दिया गया, भाई नागरिकों को ध्यान देखते हुए चलिएगा, लेकिन न्याय पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और यह भी रोक लगा दिया गया, लेकिन कह दिया गया कि आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे, आप कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जिसमें कर्मचारियों को या हमें भू राजस्व। अब आप सोचिए, कर्मचारी तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी एक्ट के तहत डायरेक्ट भू राजस्व वसूलने की बात आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें भू राजस्व लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना आए। आप सोचिए, इतनी बात कह दी गई। इसका मतलब कि आप देखिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वहां पर टैक्स और भू राजस्व वसूलने जा रहे हैं तो वहां पर हमको आपत्ति न जताइएगा, बता दे रहा हूं। हाँ, क्योंकि हम अगर आपको वहां बैठा सकते हैं तो उठा भी सकते हैं, खड़े करके भगा भी सकते हैं। ये ब्रिटिश ने कह दिया मेन। अब सवाल उठता है, अगला विधि क्या थी, अगला नियम, कि जज लोग ऐसी विधि नहीं बनाएंगे कि, ध्यान दीजिएगा, जज लोग ऐसी विधि नहीं बनाएंगे कि हिंदू या आप कह सकते हैं भारत में हिंदू या एंग्लो इंडियन मतलब बताया गया पिछले क्लास में कि जो यूरोपियन वंश में रहने वाले जो भारत में हैं
उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो एंग्लो इंडियन या हिंदू यानी भारत में जो रह रहे हैं इंडियन के रीति रिवाज और उनके प्रथा में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इतनी बात ब्रिटेन से द एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कह दिया गया कि कोई ऐसी विधि न बनाइएगा अवहेलना के शिकार हो जाए। न पता चले कि हम हिंदू के रीति रिवाज और प्रथाओं के ऊपर, धर्म के ऊपर हम ऐसा कोई नियम बना दिए, पता चले कि हम हिंदू सुर कहे भाग जाओ, सब भगो यहां से, अटैक होना शुरू हो जाए, वही जहांगीर वाली हाल हो जाए। क्लियर? क्योंकि शासन के लिए दे दिए, अनुमति दे दिया था जहांगीर। लेकिन इधर भी ध्यान दीजिए, जैसे कुतुब शाह ने क्या किया था, मद्रास में उनको भगाया था, याद है? क्लियर? इसके पहले सेम कंडीशन, ऐसा कंडीशन ना लाइएगा, उन्होंने इस तरीके से कह दिया। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब जो ये सोचा गया कि अभी भी भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ रहा था, कंपनी घाटे में थी ही, उधर लोन भी हो चुका था, ढेर सारे मैटर हो गए, लोन भी पास हो गया। तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कंपनी में भ्रष्टाचार ना तो रुका और ना उनकी सैलरी का पता चला, और जब ये सब पता नहीं चलेगा तब उसको सुधार के लिए अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उसे सुधार करने के लिए, और जो 1781 में उसे नियमित रूप से सुधार करने के लिए, याद रखिएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्लियर? क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर पिट क्या है? तो याद रखिए, पिट जो है उस समय ब्रिटेन के विलियम पिट सर्वे सर्वा थे, यानी ऐसे कह लीजिए राजा, चाहे कह लीजिए प्रधानमंत्री, और चाहे कह लीजिए सम्राट। क्लियर? क्योंकि आप तो जानते हैं राजा स्पेशल। क्लियर? उस समय उस दावेदार शासक के रूप में, स्पेशल आप समझिए शासक, मेन शासक के रूप में उस समय ब्रिटेन के सर्वे सर्वा थे। कौन? विलियम पिट। अब विलियम पिट कहने लगे ऐसा काम चलने वाला नहीं भाई, जो भी राजा बनेगा तो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। तो विलियम पिट भी अपना एक नियम, एक बोर्ड बनाए। देखो इस तरीके से मैं ऐसे कर रहा हूं, उन्होंने ऐसे कर दिया। तो याद होगा इन्होंने क्या किया, 1784 में, नोट करते जाइए फैक्ट पहले, 1784 में या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन्होंने एक बोर्ड की स्थापना की। उस बोर्ड का नाम BOC, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल रख दिए, रख क्या दिए, जान लीजिए बना दिए, जिसे नियंत्रक बोर्ड कहा जाता है। क्लियर? नियंत्रक बोर्ड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स एक चीज बात और देखिएगा, अब सवाल यह उठता है कि अगर बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया तो इसमें भाई सदस्य भी तो होने चाहिए। और सदस्य मतलब ये नहीं है कि जिसको मन का उसे उठा कर रख दें। अच्छे पोस्ट, अच्छे रैंकर, अच्छे विद्वान रहे होंगे, यानी जागरूक रहे होंगे। तो याद रखिए स्पेक्ट्रम की किताब में लिखा है कि 6 कमिश्नर, 6 कमिश्नर के रूप में सदस्यता ग्रहण की। इसका मतलब बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 थे। क्लियर? अब इसमें से एक को बांट दिया गया, सबको बांटा गया। भाई अब 6 सब एकदम लोकल रहेंगे का? एकदम लोकल ही रहेंगे क्या? एक कोई सर्वे सर्वा होगा जो उसकी निगरानी कर सके ना। तो याद रखिए इसमें से एक सदस्य उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की नियुक्ति की गई या बनाया गया। क्लियर? और हां, इन्हीं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इनको अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। क्लियर? और दूसरे को, एक को क्या बनाया गया? खजांची मैन बनाया गया। इसमें से एक और सदस्य को वित्त मंत्री के रूप में बनाया गया। भैया कितने चालाक। और याद रखिए और क्या बात है, अब बचे कितने? 4 बचे हैं। 4 सदस्यों को और 4 सदस्यों को क्लियर? भू राजस्व वसूलने के लिए बनाया गया। क्लियर? फ्रेंड्स इस तरीके से बंटवारा दे दिया गया। क्लियर? कितने सदस्य हो गए? 6। और ये याद रखिएगा ये किसके नियामक में रहे? किसके अंतर्गत रहे? विलियम पिट के अंतर्गत, क्योंकि ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा विलियम पिट ही है। क्लियर? अब सवाल उठता है फ्रेंड्स इसमें और क्या कहा गया? पहली चीज जो 1700, अब यह लिखते चल रहे हैं, नोट करते जाइएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला फैक्ट, इसमें जो बीओसी आई है
उसमें क्लियर केवल राजनीति करने के लिए आई है। केवल शासन करने के लिए आई है। अब इसका मतलब अगर शासन करने के लिए आ गई है तो इसका मतलब जबरदस्त मोहरा बनाएगा भारत को, कलकत्ता को। अब देखिए कैसे बनाता है। अब भैया याद रखिए उसमें केवल राजनीति करने के लिए आई है, इसका मतलब व्यापार मसौदा जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक दूसरे विभाग में डालेगा। और दूसरा विभाग आपको पता है कि 1773 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत रेगुलेटिव एक्ट के तहत आ चुका था व्यापारिक कंपनी के रूप में। क्लियर? तो फ्रेंड्स अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले इसको समझते चलिए। अब ये राजनीति करने के लिए आई है, इसका मतलब ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया है, इसमें पहली बार, क्या बात है, पहली बार, क्लियर, क्या कहा गया, ब्रिटिश संसद ने कहा कि, या आप कह लीजिए ब्रिटिश शासक ने, ब्रिटिश ताज ने क्या कहा, आप सोचिए पहले। कहा ए मान्यवर ऐसा है, हम जितना भारत में अभी कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा, जो कलकत्ता मेन है और जो आपका बिहार और उड़ीसा दीवानी के रूप में है, यानी वो जितना क्षेत्र है वह ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है, अब उस पे किसी का चलने वाला नहीं है। तो लिखते जाइए, ब्रिटिश संसद ने कहा या ब्रिटिश ताज ने कहा कि जो ब्रिटिश या ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो क्षेत्र भारत का कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया, वह अब ब्रिटिश अधिगृहित या अधिग्रहण क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? यानी वह हमारे अंदर हो गया, यह हमारे कब्जे में, मैं उस पर शासन करूंगा और अब किसी की नहीं चलेगी। इस तरीके से धमकी सहित है, समझ लीजिए धमकी सहित हो चुका है। फ्रेंड्स अब आगे देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि यह हमारे कब्जे में है, मैं उस पर शासन करूंगा और अब किसी की नहीं चलेगी। उन्होंने इस धमकी भरे एहसास दिला दिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसे अच्छे से इरेज कर दें।
इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलिए यहां ब्रिटिश राजा और संसद या सर्वेसर्वा बैठा। क्लियर? इसके पहले आपको याद होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्लियर? इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। और आया भी था। अब फ्रेंड्स इधर देखिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 24 सदस्य, 24 मेंबर थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रानी महारानी एलिजाबेथ कंपनी बनाई थी तो 24 शेयर होल्डर थे। आप वही प्रक्रिया आज भी चली आ रही है। आज भी मतलब ये 1773 में भी चली आ रही। नहीं तो सोचिए कि आज हमारा देश इस तरीके से, तो आप आज कहां लेके चले आ रहे। अब आगे देखिए, 24 सदस्य। आपको ये भी पता होगा क्योंकि इसके पहले मैं बता दिया पिछले क्लास में कि 24 सदस्यों में 1773 के पहले जो 24 सदस्य थे उनका प्रतिवर्ष चुनाव होता था। प्रतिवर्ष इसमें से 6 यानी कह सकते हैं आप कि 24 का 25%, 25 के 25, 25 चौका 100, 4 6 24, यानी 6 व्यक्ति या 6 सदस्य हर वर्ष रिटायर किए जाते थे। रिटायर होंगे, उनको निकाला भी जाएगा। इसका मतलब कि अगर 6 व्यक्ति निकाले गए तो 6 व्यक्ति अंदर किए भी जाएंगे। अंदर मतलब जेल में नहीं तो उल्टे आप समझेंगे। याद रखिएगा, 6 व्यक्ति भरे जाएंगे, रिटायर होंगे और नवनियुक्ति के रूप में 6 सदस्य भरे भी जाएंगे। यहां तक बात समझ में आपको अच्छे से आ गई। लेकिन जो चुनाव होता था इसमें क्या बताया गया था आपको याद होगा। इसमें बताया गया था कि 1000 पाउंड की धनराशि जो दे देगा वही इसमें शामिल होगा। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। क्लियर? याद होगा, यह जो 1773 वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठन किया गया, यह केवल व्यापारिक के रूप में आई थी। किसके रूप में आई थी? व्यापारिक के रूप में, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से, समझिए, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। क्लियर? यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चले फ्रेंड्स, और देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ
जब 1784 का दौरान आया, उस समय राजा पिट्स बने, क्योंकि आपको याद होगा कि रेगुलेटरी एक्ट भी जब आया था उस समय भी राजा थे लॉर्ड नॉर्थ, पीएम के दावेदार थे। क्लियर। और इस समय जो 1784 आया, इस समय राजा पिट्स थे, विलियम पिट्स थे। और इसमें कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। क्लियर। अब भैया याद रखिएगा 1784 इसमें जो बोर्ड का गठन किया गया, इस बोर्ड में नोट कर लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर। और इसमें 6 सदस्य नियुक्ति की गई। क्लियर। जिसमें अभी इसके पहले वितरित किया गया, बताया गया कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और दूसरा वित्त मंत्री के रूप में, बाकी 4 अन्य सदस्य के रूप में रहेंगे। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए इधर का यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इधर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर। यहां पर इनका निर्देशन या डायरेक्शन किस पे होता था? गवर्नर जनरल पर होता था। क्लियर। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रेगुलेटरी एक्ट थी ये केवल व्यापारिक कंपनी थी, और ये कौन सी थी? राजनीतिक कंपनी, स्पेशल राजनीति करने के लिए आई थी। तो गवर्नर जनरल जो हुआ था, आपको याद होगा यहां पर वारेन हेस्टिंग थे। क्लियर। अब कल की क्लास में यह भी बताया गया कि वारेन हेस्टिंग के हेल्पर के रूप में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। क्लियर। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अब देखिए इसका मतलब यह पोजीशन कहां है? कलकत्ता। कलकत्ता के अंतर्गत 2 छोटी देशी रियासतें थी, इधर वाला उड़ीसा और इधर वाला क्या है? बिहार। इसका मतलब इन पे क्या होगा? कंपनियों पर जज्बा होगा। ये गवर्नर किस पे करते थे शासन? कंपनी पर, जो कंपनी आई थी। क्लियर। और उसके बाद ये क्या करते थे? ये यहां के जो कंपनी मतलब कंपनी के जो और कर्मचारी थे, यहां बिहार और ये उड़ीसा यानी जो 4 सदस्य थे, ये सब निगरानी कर रहे थे। ये बात क्लियर हो गई। इसका दीवानी वाला उसूल, दीवानी और इसका भी दीवानी वसूल करने के लिए बताया गया था। कल की क्लास में सीधे यहां वसूला जाएगा। क्लियर। केंद्रीय सत्ता स्थापित की गई थी। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि जो यहां ब्रिटिश के सर्वोपर पे बैठे हैं, ब्रिटिश संसद है, ये सबसे ऊपर है। इसके अंतर्गत दोनों बोर्ड हैं। अब बोर्ड के अंतर्गत कौन है? गवर्नर जनरल है। और गवर्नर जनरल के नीचे कौन है? कंपनी है। कंपनी जो है अब ये क्या करेगी? यहां जो देशी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं, इनमें जो कर्मचारी वसूल करके इनके ऊपर ले जाएंगे। और हां, ये भी अब इसके इन दोनों जब तहत हो गया तो ये फिर नियम बना दिया गया कि जो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों में कोई त्रुटि होती है या लिखा पढ़ी का कागजात होता है, तो याद रखिए ये कहां सौंपेंगे? डायरेक्ट राजा के पास सौंपेंगे।
एकदम सीधा ब्रिटेन, लंदन भेज दिया जाएगा। यानी कि सारी रिपोर्ट जितना है इधर का सब गवर्नर जनरल इनके पास आया, और इन दोनों का सबका जो लिखा पढ़ी, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने सदस्य सबका, इनका और इनका सबका मैटर किसके पास जाता था? सभी रिपोर्ट किसके पास जाएगी? राजा के पास। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताइए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें आपको याद रखिए राजनीति करने के लिए आई है, तो कुछ न कुछ दिया होगा मैटर। इसका मतलब सैनिक। क्लियर? सैन्य का अधिकार दिया, इनको छूट मिल गई। और किसमें मिल गई? नागरिक का अधिकार। और क्या मिल गया? भूराजस्व। क्लियर? याद रखिए, ये पिट महोदय ने कह दिया सैन्य का अधिकार, नागरिक का अधिकार और भूराजस्व अधिकार आप कर सकते, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये पिट महोदय कह रहे हैं, या पिट के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है क्या? कि ये हम नहीं मानेंगे, ये जो कंपनी पहले कमाने के चक्कर में गई थी, व्यापार करने के चक्कर में गई थी, ये अपने तक ही सीमित रहे, व्यापार करने तक ही सीमित रहे, ये बात कह दिया गया। लेकिन वो ये केवल स्पेशल व्यापार करने तक ही रहे, लेकिन ये जो कंपनी हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने के लिए गई है, केवल किस पे बोलेगी? सैन्य अधिकार, नागरिक का अधिकार और भूराजस्व अधिकार, इस पे कंट्रोल इसका होगा। बात पकड़ में आ गई? केवल ये व्यापार के लिए उन्होंने नहीं मानेंगे भाई, हम नहीं मानेंगे। आपकी जो कंपनी पहले व्यापार के लिए गई, केवल व्यापार के लिए गई थी ना, क्योंकि घोटाला तो करके चले आया, हम क्यों माने? इसलिए नहीं माने। इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। थोड़ा सा और देखिए कंटेंट में। अब आप सोचिए कि अब इनकी सभी रिपोर्ट कहां जाएगी? राजा के पास जाएगी, और इनको यह भी अधिकार मिल गया, कि अगर आपको सैन्य का अधिकार और नागरिक का अधिकार और भूराजस्व का अधिकार, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिया गया, और उसके बाद ये वाली कंपनी केवल व्यापार करने के चक्कर में पड़ी रह गई। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जो ये गवर्नर जनरल हैं, आपने देखा होगा 1773 के तहत, रेगुलेटिव एक्ट के तहत जो नियामक बन के आई थी, कानून बन के आई थी, कि इसमें जो गवर्नर है, यानी गवर्नर जनरल हैं, 1773 के तहत क्या बात कही गई थी? ये बात कही गई थी कि इनको वीटो पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 1773 में बताया गया, जब ये वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्य थे, सबको डर ये था कहीं अगर वीटो पावर वारेन हेस्टिंग को मिल गया तो कहीं खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग जब चाहेंगे किसी से जबरदस्ती करा सकते काम ना। तो इसी तरीके से वारेन हेस्टिंग इसमें, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सख्त नियम बना दिए गए कि वीटो पावर मिलेगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इसमें क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ, नोट कर दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वीटो पावर दे दिया गया। क्लियर? और इसमें क्या था? इसमें था गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं मिली थी। क्लियर? अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है कि 1773 में बहुमत के आधार पर, यानी इनको गवर्नर जनरल बताया गया था ना, बहुमत के आधार पर
बहुमत के आधार पर या चर्चा होगी किसी पर, किसी मुद्दे पर, जो भी कुछ मुद्दा होगा वह केवल बहुमत के आधार पर होगा। क्लियर? यानी 4 है तो 3 होना चाहिए। और इसमें क्या कह दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बहुमत को हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वीटो पावर दे दिया गया, क्योंकि इसके पहले रेगुलेटिव एक्ट में वीटो पावर नहीं थी, इसमें वीटो पावर दे दिए गए और इसमें बहुमत के आधार पे होता था, लेकिन इसमें बहुमत भी हटा दिया गया। आगे चलते हैं। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बताइए, ये तो छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटी छोटी, और इसके पहले तो आपको पता है कि ये दोनों रियासतें कलकत्ता के निगरानी में हो गई थी, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में भी चली गई। ये एरियाज यानी बिहार के, उड़ीसा के, ये कलकत्ता के अंतर्गत, या आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये मैटर इनका देखा भी जाता था। क्लियर? अब देखिए, आगे चलते हैं। आपको ये पता होगा कि जब अकबर थे दिल्ली में, तब भी 3 रियासतें थी। जहांगीर थे तब भी 3 रियासतें थी, वो भी बड़ी बड़ी। कौन कौन? इधर मुंबई, यहां कलकत्ता, और उसके बाद मद्रास। ये त्रिकोण थे, त्रिकोण, इसे त्रिकोण का दर्जा दिया जाता है। एक कौन है? कलकत्ता, और उसके बाद मद्रास, और ये बंबई यानी मुंबई। क्लियर? ये त्रिकोणी जो देशी रियासतें थी बड़ी बड़ी, तो अब तो कलकत्ता तो मेन बड़ी हो ही गई, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा आप जानते हैं, धीरे धीरे कलकत्ता को राजधानी बनाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन अभी देखिए, ध्यान दीजिए, तो कलकत्ता की निगरानी में ये क्या हो गया, इधर बिहार हो गया और इधर क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। लेकिन अब जो बड़ी बड़ी जो दो रियासतें बची थी, इसके लिए यहां के राजा ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा क्या कि जो 2 बड़ी रियासतें हैं, यह भी गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही होगी। इसका मतलब ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में यहां देख रेख होगा कि नहीं होगा? अगर वारेन हेस्टिंग है तो देख रेख करेंगे कौन कौन? मुंबई और मद्रास, क्योंकि भाई दहेज में तो मिला ही था अंग्रेजों को। मुंबई सारिया जैसे मिल गई दहेज में, आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अब एक दिमाग लगाइए कि अगर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग अगर तीनों को, मतलब सॉरी, बड़े 2 प्रेसिडेंसियों को निगरानी करेंगे, तो क्या यह संभव है? हां, संभव है। लेकिन यहां इनके नीचे कर्मचारी को रख करके ही देखरेख किया जा सकता है। तो 3 यहां पर, 3 सदस्य यहां पर, और 3 सदस्य यानी 3 सदस्यों का चयन किया गया। 3 सदस्यों को चयनित किया गया। क्लियर? अब आप सोचिए, 3 सदस्य यहां पर रख दिए गए, तो इसका मतलब यह है अब इनको वीटो शक्ति मिल चुकी है। किसको? गवर्नर जनरल को। अब अगर इनको वीटो शक्ति मिल गई है, तो ये क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, यानी सदस्यों को। और इनको हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई।
अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए यहां पर वॉरेन हेस्टिंग देख रहा है, तो यहां भी चीफ कोई होगा, यहां इसको भी देख रेख करने के लिए मेन होगा कोई ना। अगर यहां पर कोई मेन होगा तो यहां भी कोई मेन होगा। तो इसका मतलब कि अगर यहां पर उल्टा सीधा कोई कदम बढ़ाया गया, जनरल, क्योंकि भाई गवर्नर जनरल केवल कलकत्ता में बना हुआ वॉरेन हेस्टिंग, और यहां पर केवल नॉर्मल क्या था, जनरल, सॉरी गवर्नर, यहां भी गवर्नर और यहां भी गवर्नर। क्लियर? अगर इन गवर्नरों द्वारा, कहने का मतलब गवर्नर जनरल के अलावा जो दो मेन प्रेसिडेंसियां हैं, उनमें जो गवर्नर द्वारा कोई उल्टा सीधा कदम बढ़ाया गया, तो ये गवर्नर जनरल क्या कर सकते थे, अपने वीटो पावर को लेकर के इनको क्या कर सकते थे, हटा सकते थे, इनको भंग कर सकते हैं। लेकिन जब गवर्नर को हटाएंगे तो इनकी जो सदस्य संख्या है वो अभी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब इनकी कहने का मतलब ये क्या, यहां से हट जाएंगे, अपनी सदस्यता साथ लेकर के, यानी सदस्य जितने हैं सब उनकी टीम सहित भंग कर दी जाएगी। यहां भी खत्म हो गया मैटर। क्लियर? यहां भी खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब सवाल उठता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वह, या आप कह सकते हैं उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि मान लीजिए इन सदस्यों को अगर हटा देते हैं वीटो पावर से, तो यहां की एक्टिविटी सब की सब पहले इनके पास आई, क्योंकि भाई पावर में तो सर्वे सर्वा यही है ना। क्लियर? तो इनके पास आ गई, और उसके बाद ये क्या किया, अपना वीटो पावर लगा के मुंबई के सदस्यों को, यानी कि उनके गवर्नर को हटा दिए, और जब उनके गवर्नर को हटा दिए तो उनके सदस्य भी थे, उनको भी हटा दिया गया। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है कि यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इन्होंने इनको क्या क्या मिला है, सैन्याधिकार। और अब आप सोचिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जैसे कि जो गवर्नर जनरल है, उनके साथ 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। कब? रेगुलेटिव एक्ट के तहत। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत 4 से घटाकर क्योंकि गवर्नर जनरल के सहायक हेल्पर के रूप में थे, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया है। अब सवाल उठता है, एक आदमी को निकाल दिया गया क्या? नहीं, बल्कि एक आदमी को या एक सदस्य को प्रमोट कर दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया। प्रमोशन के साथ चीफ इन कमांडर बना दिया गया।
वो भी सैनिक का चीफ इन कमांडर बना दिया गया। इसीलिए भैया चार थे, उसमें से अगर एक आप सदस्य को प्रमोट करके चीफ इन कमांडर बना देंगे, मुखिया बना देंगे, तो स्वाभाविक सी बात तीन तो बचेंगे सदस्य। बात समझ में आ गई? अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, दोनों का रिपोर्ट जो है, यानी एक व्यापार करने के लिए आई है तो व्यापार करेगी, उसका भी रिपोर्ट, उसका भी पूरा रिपोर्ट, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका भी पूरा रिपोर्ट किसके पास जाएगी? ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश राजा के पास पहुंचेगी, अनिवार्य। और हां, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैन्य, सिविल और भूराजस्व, ये तीनों मैटर मिले थे। अगर सैन्य मिला है, सैन्य सेवा की जरूरत है, सैन्य सेवा की जरूरत है, और कब जरूरत है? युद्ध के दौरान और संधि के समय भी, संधि के समय और युद्ध के दौरान। अब सोचिए, इन्होंने कहा भैया देखा, अगर आप सबको कभी भी युद्ध की जरूरत पड़ती है, सैनिक की जरूरत पड़ती है, या आप ये समझिए समझौता करने की जरूरत पड़ती है, तो किसी और बिचौलियों से हमको परमिशन नहीं लेना है, डायरेक्ट आप यहां ब्रिटेन की संसद से परमिशन लेंगे, ब्रिटेन के राजा से परमिशन लेंगे, या ब्रिटिश ताज से संपर्क करेंगे सीधा। यहां बिचौलिए में काम नहीं करना है, सीधा हमारे अंडर हमसे परमिशन लेंगे। आप, अगर हम परमिशन दे देंगे तब आप युद्ध भी कर सकते हैं और आप संधि भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में अगर आप किसी से परमिशन लेंगे, ये इजाजत नहीं। ये ब्रिटिश ताज ने कह दिया। क्लियर? तो याद रखिएगा, जैसा कि इसमें आपको हमने बताया कि जो 4 सदस्य थे वह प्रिवी काउंसिल से थे, प्रिवी काउंसिल, और एक बताया था मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बताए थे, और एक क्या बताए थे? वित्त मंत्री। ये डायरेक्ट 6 के 6 सीधा यहीं से चयन किए गए थे। क्लियर? इनका चयन यहीं से हुआ। ये प्रिवी काउंसिल से संबंधित थे, और याद रखिए प्रिवी काउंसिल अर्थात आप कह सकते हैं ब्रिटिश ताज से संबंध रखते थे। क्लियर? यानी कि राजा की बात को समर्थन करने के लिए हाँ ठीक है, कोई बात, राजा जितनी बतिया कहें सब समर्थन। तो ये ऐसे इंसान लोग थे, ये 4 सदस्य स्पेशल ये थे समर्थन करने के लिए, हाँ ठीक, राजा जो करें ठीक। और राजा ये भी कह दिए कि अगर आपको सैन्य की जरूरत पड़ती है, युद्ध की जरूरत पड़ती है, और आपको क्या नाम संधि समझौता की जरूरत पड़ती है, तो आप तुरंत किसी और बिचौलिए से काम नहीं करेंगे, सीधा आपके संपर्क किससे करेंगे? राजा से, यानी ब्रिटिश से संपर्क करेंगे। सीधा यहां आएंगे और यही हम परमिशन, अगर हम परमिशन दे दिए तो आप युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, युद्ध करिए। लेकिन भाई इसलिए करिए क्योंकि भाई अगर आपको युद्ध करने की जरूरत पड़ेगी, सैनिक की जरूरत पड़ेगी, हम यहां से और भेज देंगे। इस तरीके से उन्होंने कह दिया। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना कभी ना भूलें। थैंक यू।